सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। सार्थक संवाद के आज के इस कार्यक्रम में हम बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से बात करने जा रहे हैं। अहम मुद्दा यह है कि इस समय देश काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हम कई मोर्चे पर एक साथ तनाव का सामना कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोरोना के चलते पूरी दुनिया संकट में, भारत उससे अछूता नहीं है। कोरोना संकट के चलते जहां जान माल के संदर्भ में तो सवाल है ही, साथ साथ बड़े पैमाने पर उपजी बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां निश्चित रूप से सवाल बनकर हम सबके सामने हैं। और ऐसी परिस्थितियों के बीच में सीमाओं से भी जिस किस्म का संकट आ रहा है, उसने पूरे देश को आशंकित और आतंकित दोनों कर रखा है। जहां एक और नेपाल के साथ हमारे रिश्ते तनावपूर्ण स्थितियों में, वहीं चीन के साथ में जिस प्रकार के चुनौतीपूर्ण हालात बन रहे हैं, उसको लेकर इस समय हालात काफी जटिल दिखाई देते हैं। और ऐसे में सभी ये जानना चाहते हैं कि जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उस पार्टी का नजरिया क्या है, सोच क्या है, समझ क्या है। राज्य के स्तर पर भी कई मुद्दे हैं, चाहे बात छत्तीसगढ़ की करें, चाहे हरियाणा की बात करें। और इन सारे सवालों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, तेज तर्रार सांसद डॉक्टर अनिल जैन साथ में है। डॉक्टर अनिल जैन को भाजपा के मुख्य रणनीतिकारों में शामिल किया जाता है। माना जाता है कि जब कभी भी कहीं चुनौतीपूर्ण स्थितियां होती हैं तो समाधान के लिए जिन लोगों को बुलाया जाता है, उनमें एक नाम डॉक्टर अनिल जैन का भी होता है। अनिल जैन केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ही नहीं है, बल्कि साथ साथ वह छत्तीसगढ़ और हरियाणा के प्रभारी भी हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ इस समय देश के सम्मुख चुनौतियां हैं, उन्हें लेकर सत्तारूढ़ दल किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या सोच रहा है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। धन्यवाद। बड़ी कठिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है और ऐसा लग रहा है सब चीजें हाथ से छूट रही हैं। चाहे कोरोना के संकट के संदर्भ में बात करें, एक तरफ दावा था 21 दिन में खत्म कर देंगे, हालत यह है कि अब संख्या भी याद नहीं रह जा रही है कि हम पहुंच कहां रहे हैं। सीमाओं के संदर्भ में बात हो जाती थी कि देश की और कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है, आंख उठाना तो दूर है, लोग घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। रिश्ते जिसके साथ में रोटी बेटी के संबंध की बात कही जाती थी कि कोई सरकार बदल नहीं सकती है, सामने देख रहे हैं कि वहां की संसद में अलग अलग किस्म के कानून लाए जा रहे हैं। क्या हो गया अचानक? अचानक चीजें हमारे हाथ से फिसल क्यों रही हैं? हिमांशु जी, देश की वर्तमान परिस्थिति और दुनिया की परिस्थिति जी, दोनों अभी अलग आईने से देखने की आवश्यकता भी है। जी, जहां तक देश में कोरोना की स्थिति की बात करेंगे तो आज दुनिया में कोरोना से सबसे कारगर तरीके से लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो 130 करोड़ के भारत देश ने लड़ी है। जी, 130 करोड़ प्रति 10 लाख की आबादी पर भारत के साथ जितने तरह के इंडिसेस हैं दुनिया में, सबसे अच्छे इंडिसेस आज भी भारत के हैं। जी, चाहे वो मृत्यु दर की बात हो, चाहे मरीज ठीक होने की बात हो, चाहे संसाधनों की बात हो, चाहे व्यवस्थाओं की बात हो। अब स्थिति, क्योंकि बड़ा देश है, 50-60 देशों की कुल मिलाकर आबादी जितनी अकेले भारत की है जी, उस स्थिति में भारत ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ के कारण से, दूरदर्शिता के कारण से, समय पर निर्णय लिए जाने के कारण से आज भारत आत्मनिर्भर हुआ है। जी, स्वास्थ्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ है। जहां एक पीपीई किट नहीं बनती थी, आज 3 लाख रोज बनती है। एक N95 मास्क नहीं बनते थे, 3 लाख रोज बनते हैं। एक वायरोलॉजी की लैब होती थी, आज प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 936 लैब काम कर रही है। आज देश में 3 लाख टेस्ट की क्षमता हो गई है। कल भी 1,92,000 टेस्ट हुए हैं देश में। तो इस प्रकार देश ने, जहां तक वेंटिलेटर की स्थिति थी, आज तहसील तक वेंटिलेटर पहुंचे हैं। देश में भारत के अंदर ही हमारे युवकों ने, हमारे नौजवानों ने जिस प्रकार से वेंटिलेटर, सस्ते से सस्ता वेंटिलेटर बनाने का हुनर प्राप्त किया है, और उसके तहत भारत को अभी 98,000 वेंटिलेटर अपने भारत में निर्मित वेंटिलेटर मिले हैं। इनकी कीमत कुल मिलाकर 90,000 के करीब है। जबकि हम मैं तो चिकित्सक हूं पेशे से, आईसीयू चलाई है, 5-5, 6-6, 10-10 लाख के वेंटिलेटर आते थे बाहर से। आज उसकी स्थिति क्या है देश में? तो देश ने, हालांकि हमारे सीमित संसाधन है, हम मानते हैं,
लेकिन इसका मुकाबला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 130 करोड़ भारतवासियों को साथ लेकर, तमाम राज्य सरकारों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी ने इसका मुकाबला किया है, हम सब देशवासियों ने मुकाबला किया है। सबसे बड़ी बात, आज देश में ही नहीं दुनिया को प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना के समय पर नेतृत्व दिया है। 130 देशों को हमने आर्थिक, चाहे उपकरण, चाहे दवाइयों के माध्यम से सहायता पहुंचाई है। G20, सार्क कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, इनको सबको हमने बातचीत करी। हमारे प्रधानमंत्री ने आगे से जाके बात करी, फ्रंट फुट पर आकर देश में और दुनिया में इसका नेतृत्व किया है। इसलिए हम जहां तक कोरोना की महामारी है, निश्चित रूप से महामारी है और इसके कारण से आर्थिक समस्याएं भी आई हैं। हमारा जिस प्रकार की हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, जिस प्रकार हमारी आर्थिक स्थिति है, हमारी माइग्रेंट लेबर की एक बड़ी समस्या देश में उभरी है और इसका भी ठीक प्रकार से पहचान करके समय पर रहते निजात देने की कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश हुई है। नहीं तो देश, आप समझ लीजिए, अगर ये नेतृत्व नहीं होता तो कितनी भयावह स्थिति हो सकती थी, आप इसकी कल्पना कर सकते हो। सारे देशवासी इस बात को समझते हैं। इसलिए जहां तक कोरोना के बारे में जो आपने कहा, देश ने आज भी हमारे जितने मरीज ठीक हुए हैं, 4,10,000 का आंकड़ा है जी। उसमें 1,70,000 आज एक्टिव केसेस हैं जी देश में और 2,40,000 ठीक होने वाले केसेस हैं जी। तो आंकड़ा, और इसमें मृत्यु दर कितनी है, इस बात को लेंगे तो हमारे सब श्रेष्ठ आंकड़े हैं। और हम ये नहीं कहते कि हमने विजय प्राप्त कर ली है। कोई ऐसी महामारी के बारे में क्लेम नहीं कर सकता कि 21 दिन में कर लेंगे, और ना ऐसा कभी क्लेम किया जी। किसी ने भी क्लेम नहीं किया, ना देश की सरकार ने, ना किसी हेल्थ एजेंसी ने, और ना क्लेम किया जा सकता है। ऐसी चीजों का कोई क्लेम नहीं हो सकता जी। जहां तक आर्थिक मोर्चे की बात है, सारी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है और सारी दुनिया में आर्थिक ध्रुवीकरण हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के अलायंसेस, कम्युनिकेशन, परम्यूटेशंस बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी भारत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके आत्मनिर्भर भारत बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देशवासियों के सामने रखा है, और उसमें लोगों को पराश्रित बनाकर नहीं, लोगों को सुविधाएं देकर, फैसिलिटेशन देकर, लोग 130 करोड़ भारतवासी खड़े हों, मजबूती से खड़े हों, अपने पैरों पर खड़े हों और दुनिया में हम आत्मनिर्भर होकर निकले। चाहे हमारी घरेलू समस्या हो, चाहे हमारी खाने पीने की समस्या हो, चाहे हमारी रोजगार की समस्या हो, और चाहे हमारी सामरिक समस्या हो, चाहे हमारे रक्षा उपकरण हो, हम अपने देश में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक प्रकार से कर सके। इस प्रकार का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ का दिया, फिर 1 लाख करोड़ की रिजर्व बैंक ने दिया, फिर निर्मला जी ने बाद में टोटल मिलाकर 20 लाख करोड़ के पैकेज का व्याख्या पूरे देश के सामने की है। इससे हमने 80 करोड़ लोगों को महामारी के समय पर भोजन ठीक से मिल सके, 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर को एक्स्ट्रा भोजन अलग से मिल सके, पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड की है। ये बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ी निर्णय हुए हैं और ऐसे महामारी के समय हुए। इसलिए आर्थिक जगत पर यह निश्चित है कि हमारा प्रोडक्शन डाउन हुआ है, सारी दुनिया में ये समस्या आई है, और हम लेकिन इस पर निश्चित अपने कर्मठता से, देशवासियों के साथ से और प्रधानमंत्री जी जैसे दूरदर्शी नेतृत्व के साथ निश्चित रूप से निजात पाएंगे और हम आगे आने वाले समय में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगी। आज दुनिया में भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी आज भी है जी। लार्जर इकोनॉमीज में भारत की स्थिति आज भी सबसे अच्छी है, बाकी माइनस में चली गई है इकोनॉमीज, हमारी कम से कम माइनस में जाने की संभावना दुनिया की कोई एजेंसी नहीं कहती है। इसलिए भारत अभी भी बेटर स्थिति में कंपैरेटिवली, और आर्थिक दृष्टि से जब 13वें नंबर पे था भारत और 11वें पे आया तो देश में जश्न मनाया था इन यूपीए वालों ने जी। और आज 11वें से हम 5वें पर हैं और तीसरे की तो तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति की स्थिति है। अब अंतिम स्थिति जो आपने जिसका जिक्र किया है कि हम कूटनीतिक क्षेत्र में और सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से जी। तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का रवैया देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के बचकाना, गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, एक तरफ राहुल गांधी
किस तरह की बात करते हैं जी कि प्रधानमंत्री कहां छिप गए हैं। जी शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने समय। इस समय देश में ये बात की जाती है। जी डरिए मत। आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? जी। आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमओयू हुआ है 2008 में, आप उसके तहत ये बात कर रहे जी। हैं। आपको देश हित पहले नहीं लगता है, आपको दल हित पहले लगता है। हम जी। देश हित को मानने वाले लोग हैं और सारे देशवासी इसको मानते हैं, जानते हैं। और तमाम विरोधी पार्टियों ने भी इस बात की अन्य अन्य प्रकार से इनके बयान को भी झुटलाया है और देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार के साथ खड़े होने का जज्बा दिखाया है। एक कांग्रेस पार्टी और कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों ने देश में थोड़ा अपने अपने दल की नीति और अपने अपने दल का हित देखकर राजनीति करने की कोशिश की है, जिसको देश ने नकार दिया है। दूसरी बात जी, कांग्रेस ने जिस प्रकार के समझौते किए, 93 का हो 96 का हो, एग्जिस्टिंग एलएसी की बात तत्कालीन अधिकारियों ने कही थी। तब माना गया कि हाँ एग्जिस्टिंग एलएसी डालना चाहिए, लेकिन समझौते में एग्जिस्टिंग एलएसी नहीं डाला गया, खाली एलएसी लिख दिया गया, जिससे चाइना को छूट मिल जाए कि कहीं भी ले जाए। 1962 में अक्साई चीन का 37,244 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्र चीन ने हथिया लिया। नेहरू जी थे, कांग्रेस थी, सारी दुनिया में बाई बाई करने के लिए, जिन्होंने अपनी स्थायी सदस्यता छोड़कर यूएनओ में और सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को स्थायी सदस्यता दिलाने वाले नेहरू जी, इन्होंने अपनी जमीन खोई। इन्होंने क्या किया चाइना के साथ? किस हिंदी चीनी भाई भाई करते थे और चाइना को जमीन दे दी। फिर 2008 में चुमूर इलाके में टिया पांगनाक और चापजी घाटी 250 किलोमीटर की लंबाई, इस पर चाइना आगे आ गया। यूपीए के समय था, यूपीए के शासनकाल में चीनी सेना ने डेमजोग जोरावर किले को नष्ट किया और बाद में 2012 में ये पीएलए का ऑब्जर्वेटरी पॉइंट बना। ये इसका जवाब कौन देगा? यूपीए के शासनकाल में 2008 और 9 में डेमजोग और डूमती के बीच डूमचेली एशियन ट्रेड पॉइंट गंवा दिया। आखिर किसने किया? मोदी जी ने निश्चित रूप से कहा है, और देश की सेना के मनोबल को बढ़ाते हुए देश की सेना ने जिस प्रकार बहादुरी से लड़ते लड़ते उनका जवाब दिया है, उनके विश्वासघात का भी जवाब सेना ने बहादुरी से दिया है। हम अपनी 1 इंच भूमि जाने नहीं देंगे। इन्होंने गंवाई है जी, हम जाने नहीं देंगे। हम इस बात की घोषणा करते हैं और उसका मुकाबला किया है। डोकलाम देखा सारी दुनिया ने। 2017 में डोकलाम की बात आई थी जी, तो डोकलाम में अल्टीमेटली चाइना, क्योंकि डोकलाम भारत की धरती पर नहीं था जी, भारत के लिए इंपॉर्टेंट था, भूटान की धरती पर था, लेकिन भारत ने अपनी पुरजोर कूटनीतिक और रणनीतिक सफलता दिखाते हुए चाइना को बाध्य किया। चाइना को वापस जाना पड़ा जी। ये नेतृत्व है। और आज जहां तक कूटनीतिक रिश्तों की बात करते हैं, तो आज भारत के साथ सारी दुनिया भारत के साथ है। चाइना के साथ कौन है? पाकिस्तान। चाइना के साथ कौन है? थोड़ा बहुत ये नेपाल पर डोरे डाल रहे हैं, लेकिन भारत के साथ सारी दुनिया खड़ी है। अमेरिका हो, यूएनओ हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, सब भारत के साथ खड़े हैं, चाइना के विरोध में। आज चाइना अलग थलग पड़ा है। चाइना ने ताइवान के साथ क्या किया? चाइना ने तिब्बत को हथियाया। चाइना की जो हथियाने की नीति है, इस प्रसारवादी नीति है, इसकी भर्त्सना पूरी दुनिया में हो रही है, और ये हमारी कूटनीतिक सफलता है जी। मैं आपसे सवाल करता हूं। मेरे पास सवाल करने के लिए आपसे तीनों बिंदु हैं। मैं कोरोना पर भी बात करना चाहता हूं आपसे, आर्थिक मुद्दे पर भी बात करना चाहता हूं, और चीन के मसले पर भी बात करना चाहता हूं, और जो आपके प्रभार के राज्य हैं उन पर भी मुझे कुछ बात करनी है। पर चीन का मामला सबसे संवेदनशील इस समय हो रहा है, तो शुरुआत चीन से ही करते हैं। एक बात समझ में नहीं आती है, अगर नरेंद्र मोदी से कोई सवाल कर लिया जाता है तो आप लोग तर्क दे देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री से और इस भाषा में बात, ऐसा सवाल, वो कोई भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। पर पंडित नेहरू को लेकर जब आप लोग सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। ये जैसे किरदार बदलता है उसके साथ व्यवहार में ये तब्दीली क्यों लाना चाहते हैं आप? क्या ऐसा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तो वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, और अगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या तर्क है इसके संदर्भ में अनिल जैन जी? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है जी। पंडित नेहरू ने जब देश की सत्ता संभाली थी, तो पंडित नेहरू के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल में 1950 में अपनी मृत्यु से
ठीक 1 साल पहले 7 नवंबर को पत्र लिखा था नेहरू जी को जी और कहा था कि नेहरू जी, जो आपकी चाइना की संबंधित नीतियां हैं इसमें आप धोखा खाओगे। लेकिन पंडित नेहरू ने सरदार पटेल की बात नहीं मानी जी। देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, बहुत सारी चीजें पंडित नेहरू के समय में देश में हुई है, मैं इसको नहीं नकारता। लेकिन आज चाइना की जहां तक बात कर रहे हैं, चाइना में चाइना के समय पर नेहरू जी ने जिस प्रकार का वक्तव्य पार्लियामेंट में दिया था, आप सबको पता है कि वहां पर घास का तिनका नहीं उगता। एक सांसद ने कहा था मेरी खोपड़ी में एक बाल नहीं उगते तो मेरी खोपड़ी उड़ा देंगे। मतलब इस तरह की बात, इस तरह के हल्के बयान नेहरू जी के समय आए थे। और युद्ध कैसे हुआ? चेन्नई में जब नेहरू जी ने एक सबको अचरज में डालने वाला बयान दे दिया कि हमने सेनाओं को आदेश दिया कि चीन को खदेड़ दो, चीन ने 8 दिन में आक्रमण कर दिया और हम उस बाजी को हार गए। ये अधूर इन चीजों से सबक लेने की आवश्यकता है जी, इन चीजों से सीखने की आवश्यकता है। हमने गंवाया, उसमें हमने 37,244 वर्ग किलोमीटर एरिया गंवा दिया। हमने अपनी सेना की हार उस समय हुई, जबकि सेना के नायकों ने नेहरू जी से उस समय कहा था कि आप सेना को सुसज्जित करिए, सेना को सामान की जरूरत है। मेरे पास नाम है किन 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 लोगों ने क्या क्या रिपोर्ट दी, मैं वो डिटेल में जाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। लेकिन नेहरू जी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और आज के प्रधानमंत्री ने सेना को सुसज्जित करने के लिए, सेना को सामरिक दृष्टि से, आयुधों की दृष्टि से, सेना की ड्रेस की दृष्टि से, सेना को सुविधा की दृष्टि से लड़ाकू सेना बने लेकिन सेना सुसज्जित रहे, इसकी चिंता की है। फटे जूतों से लड़ाई लड़ी गई थी और आज सेना सब मामले में सुसज्जित है। एक बात। दूसरा, प्रधानमंत्री नेहरू जी भी देश के प्रधानमंत्री थे, मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं। नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, युद्ध के काल में, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, युद्ध के काल में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को, देश के प्रधानमंत्री को, जो आवश्यकता पड़े, देश का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी तब की जनसंघ कंधे से कंधा मिलाकर शासन के साथ जुटी है। आज भी तमाम पार्टियों ने ये बात कही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरह की बात कर रही है? कांग्रेस पार्टी सेना का मनोबल गिरा रही है। सेना ने जो बलिदान किया, सेना के लोग, उनका मनोबल गिराने का काम कर रही है। ये सवाल पूछना कि वो निहत्थे थे, अब ये सेना से सवाल पूछे जा सकते हैं सेना ने हथियार क्यों नहीं चलाए, ये सवाल पूछने के हैं। इन बातों को उठाना ही कहीं ना कहीं अपरिपक्वता है, नासमझी है। और ऐसे नासमझ लोगों को देश की राजनीति में इस प्रकार के मुद्दों पर बात रखने से पहले कहीं सलाह कर लेनी चाहिए। सलाह कर लेनी चाहिए। इस मौके पर ऐसे सवाल कैसे किए जा सकते हैं? ये सवाल है डॉक्टर अनिल जैन का, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन एक सवाल और भी है लोगों के जहन में कि आपने कहा कि नेहरू जी ने धोखा खाया, आपने ही कहा कि इससे सबक लिया जाना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए। 6 साल में आपकी सरकार ने क्या किया? जो शी जिनपिंग है उनके लिए कालीन आपने बिछाए, साबरमती तो आपने घुमाई, महाबलीपुरम में झूला आपने झुलाया। कुल मिलाकर यह दिखाने की कोशिश पूरी तरीके से की कि चाइना के साथ संबंध नई ऊंचाइयां ले रहे हैं, लेकिन वो तो गर्त में चले गए। गलावन घाटी के संदर्भ में भी लगातार वो अब दावा कर रहे हैं कि ये घाटी भी हमारी है। कहां चूक गए हमने भी क्या सबक नहीं लिया अतीत की गलतियों से और एक बार फिर धोखा खा गए? या आप मानते हैं कि अभी धोखा नहीं खाया है, संबंध बेहतर रहेंगे? नहीं, देखिए, संबंध कभी एक तरफा नहीं हो सकते साहब जी। हमने अपनी तरफ से, आज भी हम कहते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी हम किसी से कोई विवाद नहीं चाहते। लेकिन अगर ताली एक हाथ से नहीं बजती साहब जी। अगर सामने वाला इस भाषा को कमजोरी समझता है तो हमको जवाब देना भी आता है। और यही बात प्रधानमंत्री ने कही है कि अगर शांति की बात है तो हम हर फोरम पर शांति के साथ तैयार हैं, हर फोरम पर आगे बढ़ने को तैयार, और हम बढ़े। और हमने दुनिया को दिखाया कि हमारे मन में खोट नहीं है जी। हमने ना खोट दिखाया, लेकिन जिस समय हमारे साथ अगर कोई घटना इस प्रकार की होगी, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई सा भी पड़ोसी देश हो, हम उसका माकूल जवाब देंगे। और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि ये सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो 2 बार पहले भी कहा था जी। और 2 बार पहले कहा और देश ने देखा है कि किस प्रकार से उरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और किस प्रकार से पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई। और हम अपनी सेना पर, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना में से एक है, ऐसी सेना पर हमको गर्व है। हमारे पास आयुधों की कमी नहीं है,
हमारे पास जज्बे की कमी नहीं है, हमारे पास लीडरशिप की कमी नहीं है, हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता है। हम सही समय पर सही निर्णय लेंगे, चाहे शांति का विषय हो, चाहे आर्थिक विषय हो, और चाहे सीमा के विवाद की बात हो। हम सीमा का विवाद शांति से सुलझाना चाहते थे। आप ये बताइए कि यूपीए की 10 साल में कितनी बार इन्होंने भी सीमा विवाद के लिए बात करी। हमने सीमा विवाद के लिए डोकलाम के समय पे भी बात करी, हमने सीमा विवाद के लिए बाद में भी बात करी, और अभी भी हमारे विदेश मंत्री ने उनको दो टूक जवाब दिया है। हमारी टेरिटरी पर चाइना अपने अड्डे नहीं बना सकता है। अब दिक्कत क्या है जी, आप एक बात समझिए, अभी समस्या क्या है जी। जिस प्रकार से हमने पिछले 6 साल में हमने रोड्स पर, बॉर्डर पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, हमने रोड डेवलप की है, हम सामरिक दृष्टि से एडवांटेजियस पोजीशन पे है। दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस अक्साई चीन है जो हमारे पास है। गोल्डी स्पॉट तक हमारी रोड बनी हुई है, और ये जो रोड बनी है, ये रोड से हम सामरिक दृष्टि से सब सामान ले जा सकते हैं। यही रोड का एक पोर्शन जो वर्तमान ये अपनी घाटी का नाम दिमाग से एकदम निकल गया, गलवान घाटी तक वो रोड जाती है। उस रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है, वो कंस्ट्रक्शन पूरा करना। अगर हमने रोड बनानी, हमने अब तक यहाँ भारत की तरफ से चौकसी ही नहीं होती थी, हमने चौकसी करना शुरू किया है। हमने चौकसी करी तो चाइना को दर्द हो रहा है, हम रोकते हैं टोकते हैं तो चाइना को दर्द हो रहा है। तनाव पैदा करने का मामला यह है कि या तो वो पहले अपनी मनमानी पहले करते रहे थे, वो करते रहते, हमने डोकला में टोका तो उनको वापस जाना पड़ा। ये हमने करना शुरू किया जी। इसीलिए कहते हैं कि हमारी कोई न तो कूटनीतिक गलती है, ना हमारी कहीं से इस दृष्टि से हमने इसको नजरअंदाज किया है। हम इस पर मजबूती के साथ कूटनीतिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी आगे बढ़। एक चीज स्पष्ट कीजिए जैन साहब, क्या हमने चीन से धोखा खाया इस मसले पे, या जो कुछ हम कर रहे थे उसमें ऐसी प्रतिक्रिया तो होनी थी? आपने स्वयं बताया कि पिछली सरकारों ने उस प्रकार के काम नहीं किए। सीमाओं पर आप सड़कें बना रहे हैं, सीमाओं पर चौकियां तैनात कर रहे हैं, सीमाओं पर आप हवाई अड्डे बना रहे हैं। कुल मिलाकर आप अपनी सीमाओं पर खुद की स्थिति मजबूत करने के लिए जो कुछ संभव है वो करने की कोशिश 6 साल से कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे, जिनके साथ संबंध आपके तनावपूर्ण रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया आएगी, ये स्वाभाविक बात है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि चीन ने हमारे साथ धोखा कर दिया? आप मानने के लिए तैयार है कि हम अपने आप को सुनिश्चित कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं, और इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, इसलिए देश को बेचैन होने की जरूरत नहीं है? ये कहने में ऐतराज कैसा? नहीं, स्वाभाविक नहीं है। आप प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं है। हम अपने आप को सुदृढ़ कर रहे हैं, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है, और अगर चीन इस पर, जब चीन अपने क्षेत्र में बना सकता है तो हम अपने क्षेत्र में क्यों नहीं बना सकते? हमारी सोवरेनिटी पर चीन कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए अगर वो रिएक्शन देगा, अगर वो जिस प्रकार की उकसाने की कार्रवाई करेगा, तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में देश के सामने रखी है। हम चीन की भाषा बोलकर बात कहें ये आवश्यक नहीं है। हम अपनी संस्कारित भाषा में और स्पष्ट तरीके से हम तैयार हैं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी एकता और अखंडता पर, हमारी सीमाओं पर का उल्लंघन करेगा, उसका माकूल जवाब देने के लिए भी भारत तैयार है, चाहे वो कोई भी। तो डॉक्टर अनिल जैन इस बात को बाकायदा दोहरा रहे हैं कि जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उसको इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दोहरा रहे हैं कि हमें भरोसा रखना चाहिए, और पहले भी 2 बार उन्होंने किया था, कहा था, तो वैसा कर दिखाया था। तीसरी बार भी आप उम्मीद रखें। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जैन साहब। एक बात बार बार उठ रही है कि विदेश नीति के संदर्भ में भारत को पुनर्विचार करने की जरूरत है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध नए स्तर पर तनाव के नए कीर्तिमान बना रहे हैं। चाइना के साथ संबंध देख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तलखी देख रहे हैं, नेपाल जो सदियों से हमारा मित्र रहा, भाई रहा, उसके साथ भी जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, आप इंकार नहीं करेंगे कि यह संबंध तनाव के चरम पर है। क्या डॉक्टर अनिल जैन अभी भी इस बात पर कायम है कि हमारी नीति ठीक है, या वाकई हमें अपने तौर तरीकों में और सोच में बदलाव लाने की जरूरत है बदलती हुई परिस्थितियों में? हिमांशु जी, इस समय की परिस्थिति देखिए आप
जी कूटनीतिक दृष्टि की जहां तक बात है, जी कूटनीतिक दृष्टि से हम अपने हितों की रक्षा करेंगे जी और हमारे हित में अगर हमारे पड़ोसी अड़ंगा डालते हैं, जी अननेसेसरी डालते हैं, जी सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, जी तो उसका तो हम माकूल जवाब देंगे ही देंगे, चाहे वो नाराज हो, चाहे जिस स्थिति में हो। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता पर, जी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर, अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं कर सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो। पाकिस्तान ने ये हिमाकत करी है, इसके कारण से पाकिस्तान को 2 बार खानी पड़ी है। जी और भारत का ये निश्चित मानना है कि जो विवादित विषय है, चाहे वो पीओके का मामला हो, पीओके हमारा है, पीओके और अक्साई चेन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, था और रहेगा, इसको लेना हमारा कर्तव्य है, हम इसको करेंगे एक बार। जी तो ये जहां तक अब भारत के हित की बात है, भारत अपने हित संभाल रहा है। जी जहां तक कूटनीतिक दृष्टि से बात है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, दुनिया भर के मैप में चाइना और पाकिस्तान अलग थलग पड़े हैं। जी भारत के सबसे अच्छे संबंध है, चाहे वो सोवियत रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो। तो भारत की कूटनीतिक सफलता हुई है। भारत को अभी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से मेंबरशिप मिली है। ये भारत की कूटनीतिक सफलता की दृष्टि से मिली है। भारत की कूटनीतिक सफलता ये है कि भारत ने पर्यावरण के विषय पर, पर्यावरण समिट में फ्रांस में इसका नेतृत्व किया है। सोलर के विषय पर भारत आज दुनिया का नेता बना हुआ है। तो भारत की ये कूटनीतिक सफलता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की सफलता है। इसलिए भारत की विदेश नीति और कूटनीति में निश्चित रूप से हमने इजाफा किया है, सुधार किया है। और भारत आज आजादी के बाद, आज भारत सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेडल पर है भारत की इज्जत के मामले में। भारत के पासपोर्ट की इज्जत सबसे ज्यादा है आज। जैसा मैं एक सवाल करता हूं, आपका जो बात का दावा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मोहल्ले में किसी से बोलचाल नहीं है और शहर में हमारे संबंध बहुत हैं। जानने का विषय यह है कि चीन के संदर्भ में दुनिया जानती है कि वो किस किस्म का देश है, कैसे वहां के राजनेता हैं, क्या उनके तौर तरीके हैं। कुल क्षेत्रफल का वो जो दावा करते हैं उसका 43% हिस्सा दूसरे देशों के कब्जे वाला है, जिनमें वो जबरिया जम के बैठा है। भारत के संदर्भ में ऐसी कोई विस्तारवादी सोच नहीं है। इतिहास हमारा शांति का है, विश्व शांति की हम बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, पर फिर भी पाते क्या है। पाकिस्तान से संबंध तो समझ में आता है कि भाई हमारा विभाजन ही इस बुनियाद पर हुआ था, तो तल्ख है। चाइना के साथ बदलती परिस्थितियों में हो गए, समझ में आता है। पर जिस बांग्लादेश को हमने बनाया वो बांग्लादेश भी हमें दुश्मन निगाहों से देखता है। श्रीलंका के साथ में भी संबंध हमारे कितने खराब है कहने की जरूरत नहीं है। नेपाल जो सदियों से हमारा मित्र था, जिसके साथ में कोई सीमाओं के संदर्भ में मामला ही नहीं था, उसके साथ भी स्थिति कहां है। म्यांमार के संदर्भ में भी हमारी स्थिति कहां है। सोचने का विषय तो आएगा ना जन साहब कि आखिर कहां चूक रहे हैं हम कि हमारे जितने पड़ोसी हैं उन्हें वो शत्रु भाव रखने वाला चीन तो पसंद आता है पर भारत पसंद नहीं आता। आपके जहन में भी प्रश्न तो आता होगा कि आखिर हमारे साथ में ऐसा व्यवहार या ऐसी परिस्थिति बनती क्यों है। मैं केवल आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 70 साल के इतिहास को लेकर आपसे मेरा यह सवाल है। देखिए, मैं आपसे इस बात में सहमत नहीं हूं जी। पाकिस्तान और चाइना की बात आपने कही है जी। बांग्लादेश से बीच में हमारे संबंध जरूर खराब थे जी। बांग्लादेश की जिस प्रकार रेडिकलवादी पार्टी ने सत्ता संभाली थी और जिस प्रकार से एंटी इंडिया मूवमेंट चलाया था, ये हमारे कार्यकाल की बात नहीं है, उससे पहले की है। लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, हमारे तमाम समझौते हुए हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्फिल्ट्रेशन की बात कोई आप और हम टाल नहीं सकते और इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसमें देश में समस्याएं बांग्लादेश से आई है और बांग्लादेश में भी इस बात के सेंसस, पिछले सेंसस उठाएंगे बांग्लादेश के तो वहां किस प्रकार से आबादी कम हुई है और यहाँ किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। एक इस मुद्दे को छोड़कर बांग्लादेश से हमारे संबंध सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब प्रकार के संबंध अच्छे हैं। एक बात, म्यांमार से हमारे संबंध सुधरे हैं। म्यांमार से पहले हमारे संबंध थे भी नहीं पिछले समय पर, अब हमारे संबंध सुधरे हैं। म्यांमार से हमारे संबंधों में तल्खी नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में म्यांमार हटाता है, वो बांग्लादेश जाते, तो बांग्लादेश और म्यांमार के संबंध की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन भारत और म्यांमार के संबंध गड़बड़ नहीं है जी। तीसरी बात, जो आप श्रीलंका से संबंध की बात करते हैं, श्रीलंका से संबंध भारत के बनते और बिगड़ते रहे, अच्छे होते रहे, कम अच्छे होते रहे, बिगड़े कभी नहीं है, अच्छे हुए, कम अच्छे हुए। कई बार जिस प्रकार की अप्रोच
वहां की पॉलिटिकल पार्टीज की उनकी विचारधाराओं की रही है, वो कई बार हमसे मेल नहीं खाती है। लेकिन अब श्रीलंका से कोई हमारी तलखी नहीं है जी, हमारी तिलखी नहीं है। कई जगह मछुआरों पर, कई जगह जो कश्ती दलों पर ये नोकझोंक हमेशा चलती आई है, इसलिए कोई श्रीलंका से संबंध गड़बड़ नहीं है। जहां तक नेपाल का विषय है, नेपाल में आपको पता है कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी अब सत्ता में है। नेपाल में भी इसका विरोध हो रहा है। भारत के साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां राज कर रही है, नेपाल में भी जनता के स्तर पर, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से तब पार्टियों ने रिजोल्यूशन पास किया होगा नक्शे का, लेकिन जनता में इसका उत्साह नहीं है, जनता में इसका विरोध है, नेपाल की जनता में। और जो कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो ये दुर्भाग्य है कि कम्युनिस्ट पार्टी तो हिंदुस्तान की भी चाइना का साथ दिया था 62 में। कम्युनिस्ट पार्टी तो आज भी यहाँ जिस तरह की भाषा बोल रही है कि दोनों देशों को मिलजुल कर समझाना चाहिए, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ की तीसरे देश की हो। आप ये बताइए, कम्युनिस्ट पार्टियों के लोगों के बयान सुनिए, किस प्रकार के बयान देते हैं। किसने कंडेम किया चीन को? किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया? तो कम्युनिस्ट पार्टी जब से नेपाल की सत्ता में आई है, और वो कम्युनिस्ट, आजकल कम्युनिस्टों का एक अड्डा जो थोड़े से बचे हैं दुनिया में, उसका एक ही अड्डा रह गया, वो है चाइना। और चाइना के हिसाब से वो गाइड होते हैं। लेकिन सारी दुनिया के बड़े बड़े देश इस समय चाइना के खिलाफ है और हमारे साथ है। ताइवान के विषय पर भी, और अब हम ताइवान का भी विषय उठा सकते हैं, हम तिब्बत का भी विषय उठा सकते हैं। जिस प्रकार से उइगर मुसलमानों की स्थिति चाइना में है, चाइना उससे भी कटघरे में खड़ा है। चाइना ने टर्की की जो जमीन हथियाई थी, चाइना उसमें भी खड़ा है। मंगोलिया की जमीन हथियाई, चाइना ने हथिया कर अपनी जमीन बढ़ाई। आपने खुद ही कहा है कि 43% जमीन हथियाई है उन्होंने। तो अब हम अपनी जमीन को नहीं जाने देंगे, जो हमारे पास है, ये हमारा संकल्प है। इसमें चाइना की गलती अगर करता है तो हम कहां गलत हैं जी? तो सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय महासचिव का ये दावा है कि हम अपने हिस्से की जमीन नहीं जाने देंगे। इस विषय को यहीं छोड़ते हुए अब आगे बढ़ते हैं कोरोना के संकट में। आपने कहा कि 21 दिन में खत्म नहीं हो सकता, ये किसी ने कहा भी नहीं था, लेकिन हमें याद है देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रिय नेता, हमारे भी प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया था तो स्पष्ट तौर पर कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीते थे, कोरोना से युद्ध 21 दिन में जीत जाएंगे। परिस्थितियां जो भी हैं वो सबके सामने है, पर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ बातचीत करने में बड़ी सहूलियत है हमें। आप राजनेता भी हैं, आप चिकित्सक भी हैं, व्यापारी परिवार से भी हैं, सामाजिक रूप से कार्यकर्ता भी, तो हर क्षेत्र के विषय में आपसे बात करना संभव है। जानना आपसे यह है बतौर चिकित्सक इस समय कि जब संख्या 300 की करीब थी देश में, तो आपने लॉकडाउन लगा दिया, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद करा दिया, और जब रोज 10,000 केस आने लगे तो आपने सब कुछ खोल दिया और सबको अपने अपने हवाले कर दिया। अब 15,000 केस रोज आ रहे हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं उस समय ऐसा क्या था जब सब बंद किया, और अभी ऐसी क्या उपलब्धि आ गई है जिसके कारण सब खोल दिया? थोड़ा रोशनी डालिए ना डॉक्टर साहब। मैं बहुत स्पष्टता से आपको कह देना चाहता हूं जी कि जिस समय देश में लॉकडाउन की स्थिति जब प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम उन्होंने घोषित की थी जी, और तब इस बीमारी के विषय में बहुत ज्यादा जानकारियां पूरी दुनिया में ही नहीं थी जी, लेकिन भयावह स्थिति थी तमाम देशों में। अमेरिका, इटली, लोग हजारों की तादाद में लोग इससे संक्रमित भी हो रहे थे और मर भी रहे थे। जब जिनकी नंबर 1 और नंबर 2 की स्वास्थ्य सुविधाएं थी दुनिया भर में, उन देशों का बुरा हाल था। उस समय कोरोना से लड़ने का, कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय लॉकडाउन था। हमको सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, सैनिटाइजेशन, ये सबसे कारगर उपाय था। हमने ये भी किया। हमने आरोग्य सेतु लॉन्च किया, हमने फीड द नीडी का कार्यक्रम किया। जिस प्रकार से देश के लोगों को एक साथ लेकर इससे लड़ने का जज्बा तैयार किया, उस समय ये लॉकडाउन के कारण से अफरा तफरी नहीं हुई। लॉकडाउन के कारण से, लॉकडाउन के समय में हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे। हमने अपने देश की चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया, देश के मानस को बनाया, कोरोना वॉरियर्स तैयार हुए। जगह जगह डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम ने इसमें आगे बढ़कर जो एग्जेम्पलरी काम किया है, सही मायने में सल्यूट के काबिल है।
ये जज्बा प्रधानमंत्री ने डेवलप किया जी। जी देश में कोरोना वॉरियर्स की इज्जत बढ़े, देशवासी तीनों सेनाओं ने मिलकर उनकी इज्जत बढ़ाई। इस एक तरफ तो ये मनोबल की दृष्टि से, मानसिकता की दृष्टि से, दूसरा संसाधन। देश में जब एक भी पीपी किट नहीं बनता था और हमको सारे पीपी किट इंपोर्ट करने पड़ते थे, तो हम नहीं चला सकते थे देश को। जी 130 करोड़ के देश में ये व्यवस्था नहीं कर सकते थे सब उस समय। लॉकडाउन के पीरियड में हमने ये क्षमता भी हासिल करी, आत्मनिर्भरता हासिल करी। हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में पीपी किट, जिससे बहुत बड़ी एक बचाव की, कोरोना वॉरियर्स लड़ेंगे कैसे अगर पीपी किट नहीं होगी, इसके कारण से हम लड़ पाए। दूसरी बात, जैसे मैंने मास्क की बात कही, सैनिटाइजेशन की बात करी, ये सब बातें। फिर दवाइयों के बारे में तमाम सारे अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, आईसीएमआर में ट्रायल चल रहे हैं। मेरी आईसीएमआर से रोज सतत संपर्क है। आईसीएमआर में वैक्सीन का भी ट्रायल चला है, दवाइयों के भी ट्रायल चले हैं। आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन इस कॉम्बिनेशन की भी लोगों को दी जा रही है, इससे लाभ हुआ। देश में हर तहसील स्तर तक वेंटिलेटर युक्त अस्पताल हो सके, ये हमने क्षमता हासिल की। तो अब हमने वो क्षमता हासिल कर ली है जी। और जहां तक आज जो आप 15,000 केस की कह रहे हैं, 13,952 केस ठीक होके गए। 15,000 नए केस आए, 13,952 लोग ठीक होके गए। तो 1100 केस नहीं बढ़े जी 130 करोड़ के देश में। आप ये समझ लीजिए, आज हम ऐसी स्थिति हमारी है कि हम 13,952 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। ये स्थिति, मैं आपको बीच में रोकता हूं। मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि जब हमने लॉकडाउन घोषित किया तब हमारी तैयारी नहीं थी। यही तो सवाल है कि तैयारी क्यों नहीं थी। इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे राहुल गांधी। सारे कांग्रेसी हमारे कार्यक्रमों में आके ये सवाल उठाते हैं कि क्या आपकी सरकार भाजपा की, क्या उनके काम का तरीका। हमारे नेता राहुल गांधी ने 10 फरवरी को बता दिया था कि हालात क्या होने वाले हैं। आपने ध्यान नहीं दिया। आप तो केवल मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार निपटाने और शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में लगे रहे, और जब उद्देश्य पूरा हो गया तो पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। क्यों नहीं सुना आपने राहुल गांधी की बात को? कब तक उनकी बातों को ऐसे अनसुना करते रहेंगे आप और आपकी पार्टी के तमाम नेता? देखिए हिमांशु जी, ये कांग्रेस का अनर्गल प्रलाप है, इसको बिल्कुल तूल देने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि राहुल गांधी की बातों में कभी मैच्योरिटी रही नहीं। हर बार इस प्रकार की बातें की जो हमेशा बेसलेस साबित हुई। एक अब जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कह रहे हो पूरे देश का टेस्ट करा दो, आप फरवरी में टेस्ट कराने की बात करने लग जाओ। आपके पास किट नहीं है, आपके पास टेस्टिंग किट नहीं है, आपके पास लैब नहीं है, आप इस तरह की बात करेंगे। बेतुकी बात करना, बचकाना बात करना, इससे देश की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं होता जी। दूसरी बात, भयावह स्थिति है। तो ये अभी तो 6 साल में हमने 6 साल में सारे देश में कीर्तिमान स्थापित किए हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में। बाकी उससे पहले इन्होंने सरकारें चलाई, इन्होंने क्या किया है, कहां कितने कीर्तिमान स्थापित किए? आगे 65 साल 50 साल करीब कांग्रेस की सरकार रही पिछले सालों में, इन्होंने ये स्थिति पैदा करके दी है। और महामारी को कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, इस तरह की महामारी को। फिर भी भारत ने, और साथ आप WHO हो, UNO हो, दुनिया की सब संस्थाएं कह रही हैं, हम तो चलो ये नहीं थे। इटली में नंबर 2 की स्वास्थ्य सुविधाएं थी पूरी दुनिया की, इटली ने क्या किया? इसके बावजूद भारत ने जिस प्रकार से, हमारे नेतृत्व ने जिस प्रकार से फ्रंट फुट पर आकर इन सब समस्याओं का निजात भी किया और देश का मानस भी तैयार किया, इसकी तारीफ देश के अंदर नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं कर रहे, इसकी तारीफ सारी दुनिया कर रही है। UNO कर रहा है, इसकी तारीफ WHO कर रहा है, अमेरिकन कंट्रीज कर रही है, यूरोपियन कंट्रीज कर रही है। तो राहुल गांधी को कुछ नहीं समझ में आता। इनके प्रलाप से, इनके विधवा प्रलाप से कुछ नहीं होने वाला है। इनको देश की स्थिति का अंदाजा ही नहीं है। ये किसी भी प्रकार से मीडिया में रहना चाहते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने चाइना के संबंध में बेतुके और बचकाने बयान दिए हैं, शर्मनाक बयान दिए हैं, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार की इनकी मानसिकता है। किस प्रकार की इनकी मानसिकता है, ये कहना है जन साहब। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जनसंघ की बात करें, हमेशा से ये दावा करते थे कि सबसे पहले देश, फिर दल, फिर हम। पर अभी अचानक ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि देश बाद में, दल पहले है?
आप स्वयं मान रहे हैं कि देश के हालात कठिन है, दुनिया के हालात कठिन है, कोरोना को लेकर संकट जैसा बना हुआ है, महामारी की बात आप कहते हैं, सीमाओं पर संकट है उसकी बात करते हैं, पर उसके बदले में कर क्या रहे हैं? वर्चुअल रैलियां, जश्न मना रहे हैं आपकी सरकार की दूसरी पारी का साल भर पूरा होने का। क्या सही समय है? ना ये बिल्कुल गलत आरोप है। मैं बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करता हूं। कारण क्या है जी, भारतीय जनता पार्टी का निश्चित मानना है कि दल बाद में है, देश पहले है। और हमने ये हर समय, जब विपक्ष में थे तब भी और हम सरकार चला रहे तब भी ये हमने प्रूव किया है। हमने देश की समस्याओं को सबसे पहले आगे लिया है और उनकी निजात दी है, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे देश की आर्थिक समस्या का समय हो, चाहे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ में जोड़कर उनकी जीवन की सुविधाओं को, ईज ऑफ लिविंग, इसको सुधारने की बात हो। इतने 5 साल में कीर्तिमान स्थापित किए हैं हमने। देश और देश की समस्याएं, इसको प्राथमिकता दी है। जहां तक वर्चुअल रैलीज की बात है जी, हमने सब प्रकार से, दिक्कत क्या है जी कि ये बाकी जो राजनीतिक दल हैं ना तो वो ऐसा सोच सकते हैं, ना ऐसा कर पाते हैं, ना उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनके पास इनके इतने कार्यकर्ता हैं, ना ऐसी कोई समझ लाना चाहते हो, ना इतनी मेहनत करना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता सरकारी दल होने के बावजूद परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व इसमें विश्वास करता है और नेतृत्व करवाता है। हमने तय किया था कि हम अपनी सरकार के कार्यकाल का हर साल ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे। हमने पिछले 5 साल किया, हमने इस साल भी किया, लेकिन इस साल जो परिस्थिति देश की है, हमने उस देश की परिस्थिति के अनुरूप हमने कई वर्चुअल रैलीज किए हैं, हमने वेबिनार्स किए हैं, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, हमने लोगों को हमारी बात पहुंचे, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं तब तो लोग हमको बताएंगे जी। हम लोगों से फीडबैक लेते हैं। यही सच्ची डेमोक्रेसी है। जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में अपना हिसाब देना, 50 साल 60 साल सरकार चलाकर हाथ झाड़ के चल देना और अपनी बात का कोई बात का जवाब नहीं देना, किसी बात का ऑडिट नहीं देना, ये कांग्रेस की नीति है। हमारी नीति है कि हम जो कर रहे हैं वो जनता के सामने लाते हैं और उसको जनता को पूरा रिपोर्ट कार्ड अपना प्रस्तुत करते हैं। वो हमने किया है, इसमें बुराई नहीं है। देश जब चलता है तो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने भी कार्यक्रम करती हैं, करें। देश की प्राथमिकता हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, वो हमने रखी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। कोरोना के समय हमने सबसे पहले देश में 19 करोड़ लोगों को भोजन कराया, 6 करोड़ लोगों को 10-10 दिन का किट बांटा, राशन किट बांटा, हमने सैनिटाइजेशन बांटे, करोड़ों करोड़ों फेस कवर बांटे। आरोग्य सेतु दुनिया का सबसे तेज गति से डाउनलोड होने वाला ऐप बना। ये किसके कारण से बना? हमने आरोग्य सेतु बीजेपी का नहीं था जी, सरकार का था, देश के लिए काम आने वाली चीज थी, हमने लगाया। इस प्रकार से देश को तमाम साधन जुटाने का काम, तमाम माइग्रेंट लेबर को उनकी जगह पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, समाज के सहयोग से किया। ये कितने आगे आए, आप इसकी एक बार ऑडिट कर लीजिए सारे देश भर में। आप लोग तो खोजी पत्रकार हैं, आपके पास तो इसकी सुविधा है, आप देख लीजिए किस पार्टी ने कितना सामाजिक कार्य किया है ऐसे महामारी के समय में। तब हमने पार्टी नहीं करी जी, हमने देश के समय पर जो आवश्यकता है। आज अगर चाइना से कहीं मनमुटाव है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहले देश बाद में दल, इस बात को आगे रखकर कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार है और सारा देश खड़ा है साथ में। तो जैन साहब इस बात को दोहरा रहे हैं कि अभी भी हमारे लिए प्राथमिकता देश है, दल बाद में है। पर अब थोड़ी सी बातचीत आपके प्रभार के राज्यों के संदर्भ में भी हो जाए, नहीं तो बातचीत अधूरी रह जाएगी। लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ के लिए आपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम खोज लिया। जैन साहब लेकर आए विष्णुदेव साय। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि विक्रम उसेंडी जी में खराबी क्या थी और विष्णुदेव साय में ऐसी अच्छाई क्या है जो ये फैसला सामने आया। थोड़ा रोशनी डालेंगे, प्रभारी महासचिव हैं आप राज्य के। देखिए ऐसा है, ये पार्टी के आंतरिक विषय होते हैं जी, इनका कोई मीडिया पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हमारी जो इस समय की आवश्यकता और सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर ये तय पार्टी ने किया और हमें केंद्र से विष्णुदेव साय के नाम को सुझाया और हमने इसको, हमारी पार्टी ने सहर्ष इंक्लूडिंग विक्रम उसेंडी
इस निर्णय को माना और उस निर्णय के साथ हम छत्तीसगढ़ में अपना संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक मजबूत और सुगठित संगठन बनाए। जैसा आप लोग तो जो राजनीतिक दल हैं जनता के बीच में ही अपनी बात ले जाने के लिए हैं, आपने प्रदेश को एक नेतृत्व दिया है, क्यों दिया है? अगर पार्टी के प्रदेश प्रभारी इस बात को नहीं बताएंगे, जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं करेंगे, तो लोग समझेंगे कैसे? विष्णुदेव साय को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्यों बनाया है, किन उम्मीदों के साथ में बनाया है? इस कार्यक्रम के माध्यम से आप बताएंगे तो सही प्रदेश को। साय 3 बार 2 बार पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। विष्णुदेव साय हमारे केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तमाम बार सांसद रह चुके हैं। तो विष्णुदेव साय के विषय में एक सहज स्वाभाविक सबकी स्वीकृति है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जनता की भी। और विष्णुदेव साय ने अपना जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा किया है। पार्टी ने इस समय पर ये केंद्रीय स्तर पर इस तरह का फैसला लिया गया कि अभी इस समय विष्णुदेव साय को अध्यक्ष बनाना उचित है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश की पार्टी ने और प्रदेश के नेताओं ने इस फैसले को स्वीकार किया है और सहर्ष स्वीकार किया है। इसके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इससे ज्यादा इस विषय पर लंबी बातचीत करने का कोई अर्थ जी। लेकिन अब दूसरा सवाल उठता है कि आपने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में फैसला करा दिया, हरियाणा में भी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर अनिल जैन और जेपी नड्डा जी के स्तर पर फैसले का। कहां उलझन है हरियाणा के संदर्भ में? हरियाणा का फैसला जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरह की परिस्थिति आई जी, जब सब राज्यों के हो रहे थे उसके बीच में हरियाणा का भी हो जाता जी, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थिति आई है इसमें 2, 4, 6, 10 दिन बाय एंड ऑफ दिस मंथ हरियाणा का भी फैसला हो जाएगा। और हरियाणा को क्या फैसला होता है ये इस बारे में तो मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन हरियाणा के अध्यक्ष का फैसला इस मंथ एंड तक हो जाए। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अनिल जैन दे रहे हैं कि भाजपा को अध्यक्ष के संदर्भ में, हरियाणा के संदर्भ में फैसला इस माह के अंत तक जरूर मिल जाएगा। जानने के विषय 2 और हैं आपसे। जब आपने प्रभार संभाला था बतौर प्रभारी, तो दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार थी। पिछले 1 साल से एक जगह सरकार है, एक जगह विरोध में है। दोनों जगह संगठन के स्तर पर काम में क्या फर्क अनुभव कर रहे हैं अनिल जैन बतौर प्रभारी? देखिए, ऐसा है, छत्तीसगढ़ में हमारी बड़ी लंबे समय तक की सरकार थी जी। 15 साल सरकार थी, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत बदल, थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी और विधायक और मंत्रियों के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी, कई बार कार्यकर्ताओं की भी असंतुष्टि बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक रूप से ये स्थिति रही। इसके कारण से हमने जो परिणाम आए और हमने परिणाम स्वीकार किए, और उस पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी कि जनता ने जो राय बनाई हमने उस राय का सम्मान किया। और उस समय हम क्या कर सकते थे, तो हमने तुरंत बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए, हमने उस चीज को समाप्त करने के लिए हमने सारे विधायक अपने सांसद बदले। बड़ा फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था, बड़ा रिस्क था, लेकिन हमारे नेतृत्व ने हमको सुझाया और हमने सारे सांसद बदले। तो ये नेतृत्व की दूरदर्शिता थी जी। और हमने सारे सांसद बदले, तो हम 11 में से 9 जीते जी उसी राज्य में, उसी संगठन के माध्यम से। तो संगठन संगठन ने भरपूर काम किया, संगठन सुगठित है जी। और हमने 11 में से 9 सांसद जीते। एक जगह हम बहुत कम मार्जिन से, और आपको बेहतर पता है कोरबा की परिस्थिति वहां कैसे आ रहे हैं, तो बाकी वहां भी हम जीत जाते। तो ऐसे 11 में से 9 सांसद जीतना तुरंत बाद, तो संगठन की दृष्टि पर इस बात में संगठन कहीं कमजोरी नहीं है। संगठन हम और बढ़ा रहे हैं और नीचे तक लोगों के बीच में पहुंचा जाए, इसकी हम और व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, ये संगठन हमने ऐसा तैयार किया क्योंकि वहां पुराने संगठन को मध्य प्रदेश के काल से अच्छे संगठन की एक आदत रही है और अच्छी बात है, और हमने ये काम को आगे बढ़ाया जी। जबकि छत्तीसगढ़ स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस वाला राज्य रहता था। जब हम मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाते थे तो यहाँ हारते थे जी। लेकिन हमने वहां बदली स्थिति को, और हम फिर बदलेंगे। हम दावा करते हैं कि हम आने वाले समय में फिर से स्थिति को बदलेंगे छत्तीसगढ़ में, अपने संगठन की ताकत के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, परिश्रम के आधार पर। एक बात
जहां तक हरियाणा का विषय है, आपको पता है कि हरियाणा में जब पहली बार इस देश में हरियाणा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना, ये सबके लिए आश्चर्य का विषय था। और हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, तब के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मोदी जी दोनों के नेतृत्व में हरियाणा में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। परिश्रम की पराकाष्ठा, नेतृत्व की गाइडेंस, इसको लाकर हमने हरियाणा में संगठन खड़ा किया। हमारा हरियाणा में बहुत सुगठित संगठन नीचे तक था, हम इसका क्लेम नहीं करते थे, लेकिन 2014 तक 13-14 में हमने संगठन पर ध्यान देकर संगठन खड़ा किया और के नेतृत्व की क्षमता के कारण से, नेतृत्व की लोकप्रियता के कारण से, मोदी जी की लोकप्रियता के कारण से हमने हरियाणा में जो किसी को नहीं लगता था वो कार्य करके दिखाया। और फिर इस 5 साल में हमने संगठन को नीचे तक ले जाने का काम किया। हमने जो गांव के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, इन चुनावों में पहले भारतीय जनता पार्टी दिखती नहीं थी। अब हमने सबसे बड़ी जीत हासिल की इन चुनावों में, और मेयर्स के चुनावों में भी हमने 5 मेयर्स के चुनाव हुए तो वहां जीत हासिल की। अर्थात हम अब संगठन को नीचे ग्रास रूट लेवल पर ले गए और हमने बूथ स्तर पर संगठन खड़ा कर लिया है। हरियाणा में हमारा संगठन मजबूत हुआ है। हमने वहां इस प्रकार से संगठन आगे बढ़ रहा है। हरियाणा का संगठन हमारा बहुत अच्छा संगठन है। तो संगठन आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अनिल जैन का दावा है कि एक बार फिर भाजपा छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में सरकार बनाएगी। 2 सवाल अब जैन साहब आपसे मेरे आखिरी रह गए हैं। एक सवाल यह है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर भी नया अध्यक्ष दिया, आपके बाकी सहयोगी, बाकी कार्यकर्ता सबने मिलकर, और जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सक्रिय है। जानने का विषय यह है कि उनको उनके अनुसार टीम मिलने की कोई उम्मीद हम लोग कर सकते हैं? कब तक उनकी टीम स्वरूप में आ जाएगी, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में बनी हुई? काम तो अभी भी आप सब लोग कर ही रहे हैं। ये एक सवाल है जिसका उत्तर आपसे अपेक्षित है, और आखिरी सवाल फिर आपके संदर्भ में रहेगा। ऐसा है, ये मेरे संदर्भ में कोई सवाल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता के संदर्भ में सवाल नहीं थे, पार्टी के विषय में जो सवाल होंगे मैं सबका जवाब दूंगा। और जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, अब ये उनको कब अपनी टीम की घोषणा करेंगे वो उनका विषय है। इसमें हम सब कार्यकर्ता जो घोषणा जब होगी हम उस हिसाब से चलने के लिए तैयार हैं। पार्टी अच्छा कार्य कर रही है और नड्डा जी के नेतृत्व में इस महामारी के समय पर पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित किए। फीड द नीडी कार्यक्रम, फेस कवर, इस कार्यक्रम को उन्होंने जिस प्रकार से मॉनिटरिंग करी है, देश भर के जिले जिले के कार्यकर्ताओं तक से उन्होंने संवाद इस कोरोना के पीरियड में 100 से 150 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके किया है जी। और हम कार्यकर्ताओं का ऐसे समय पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। वर्चुअल रैली जी, ये नई प्रणाली जी, संवाद की नई व्यवस्था, इस और जिसमें लाखों लोग जुड़ते हैं, वर्चुअल रैली की व्यवस्था नड्डा जी ने स्थापित की। और हम आज देश में 75 वर्चुअल रैली करने के लिए अग्रसर हैं। आपने इस सब के कीर्तिमान देखे हैं। इसमें इस प्रकार के कार्यक्रम, क्योंकि इसमें इस महामारी के समय में भी संगठन चुस्त दुरुस्त और सुगठित रहा है नड्डा जी के नेतृत्व में। इसलिए अब जब उनको लगेगा, जब जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से वो अपनी टीम की घोषणा करेंगे। अभी हम पूरी टीम के रूप में मुस्तैदी से माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा नेतृत्व नड्डा जी हम सबको दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन इन परिस्थितियों में पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और सक्रिय है, ये कहना है अनिल जैन साहब का। जैन साहब, आखिरी सवाल है, मर्जी आपकी उत्तर दें नहीं दें, हमारा काम है सवाल पूछना। सवाल यह है कि डॉक्टर अनिल जैन को कई भूमिकाओं में हमने देखा है। आने वाले समय में एक बार फिर अनिल जैन को हम संगठन में ही देखेंगे या सरकार में? सवाल है, चाहे आप उत्तर दे सकते चाहे ना दे। ये अनिल जैन का विषय ही नहीं है। हमारी पार्टी में कोई इस प्रकार का विषय किसी के लिए नहीं होता। नेतृत्व जो जिसको भूमिका देता है वो सब अपने उस नेतृत्व के दी हुई भूमिका पर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपनी
पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अपनी भूमिका अदा करते हैं। वो और भगवान ने जितनी मुझे क्षमता दी है मैं उस भूमिका से मैं अपनी अदा कर पाऊं, ईश्वर से यही प्रार्थना है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता कार्य करने के लिए है और हम उसके लिए तत्पर हैं। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अनिल जैन साहब, जिनका नेतृत्व के द्वारा दायित्व सौंपा जाता है उसको पराकाष्ठा के साथ पूरा करने की वह कोशिश करते हैं। तो जैसा बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे अहम मौके पर उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जो कहीं ना कहीं जनता के जहन में खत बदा रहे थे। उम्मीद है आपसे हुई ये बातचीत उन लोगों की शंकाओं का समाधान कर पाने में मददगार साबित रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज सार्थक संवाद में इतना ही, फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए अब इजाजत, सादा प्रणाम।